बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ को लाहौर की अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। 8 हफ्तों के लिए वो मुल्क से बाहर जाएंगे लंदन में और अपना इलाज कराएंगे, जिस पर हुकूमती वज़रा की तरफ से कड़ी तनकीद की जा रही है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की जमानत दी गई, लेकिन उस जमानत का क्या बना, और इस बार भी शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से रोकने के लिए हर किस्म के कानूनी इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन बाजार ये नजर आता है कि उसी तरह की तनकीद है जैसे मियां नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद हुई थी और मियां नवाज शरीफ भी मुल्क से बाहर चले गए थे। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनके बेटा वहां पे मुकीम है, उनकी फैमिली के दीगर अरकान भी लंदन में मुकीम है, और यह कहा जा रहा है कि वो ईद भी मियां नवाज शरीफ के साथ वहां मनाएंगे लंदन में, और साथ साथ कुछ सियासी मुशावरत भी होगी। वो मुशावरत जिसके बारे में चेमगोइयाँ की जा रही हैं, अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आने वाली सियासत के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जब वापस पलटेंगे तो उसके बाद PDM का मुस्तकबिल भी जरा और वाजे हो जाएगा। NA 249 के इंतखाबात के मौके पर जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां पैदा हुई, उन दूरियों को भी ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब को जो बयानियां इदारों के साथ चलने का, मुल्क के अंदर मुफाहमत की फजा के साथ आगे बढ़ने का, इसकी अप्रूवल वो मियां नवाज शरीफ से ले पाएंगे? और अगर पंजाब के अंदर जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं, उसके हवाले से क्या मियां नवाज शरीफ ग्रीन सिग्नल उन्हें देंगे? और पंजाब के अंदर अगर तब्दीली आती है तो फिर मुल्की सियासत और PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? इसके साथ साथ जो हुकूमत कहती है, और हुकूमत ने माजी में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की, लेकिन वो वापस ना आए। उसके बाद अब शहबाज शरीफ भी अगर वापस चले जाते हैं तो सारा मलबा अदालतों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। दबे अल्फाज में अदालतों पर तनकीद भी की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि अदालतों से मियां साहिबान को रिलीफ मिल जाता है। कभी मुस्लिम लीग नवाज अदालतों पर तनकीद करती है तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन यह सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे कि शहबाज शरीफ साहब वापस जाएंगे, अगर लंदन जाएंगे तो वापस आएंगे तो किस बयानिए के साथ आएंगे? मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद वो अपने बयानिए में लचक पैदा करेंगे, या मियां नवाज शरीफ के बयानिए में कुछ लचक पैदा हो चुकी है? इसके साथ साथ PTI की हुकूमत जो अपने ही मंशूर के सामने खड़ी है, वो मंशूर के लोगों को घर देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, क्या उस मंशूर पर अमल दरामद करना PTI के लिए मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह हारती हुई दिखाई देती है। 2018 की पॉपुलर जमात अब इस हद तक आ गई कि कराची के इंतखाबात में 5वें नंबर पर आई, और जहां जहां इंतखाबात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कदम पीछे और पीछे होते चले गए। क्या ये पीछे जाते हुए कदम PTI के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं? और फिर जो हाउसिंग मनसूबे की बात कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम, जो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहां से भी अच्छी खबरें लाने की उम्मीद रखी जा रही है, और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से जब वज़ीर आज़म वापस पलटेंगे तो मुल्की इकानमी के लिए कोई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। ये भी प्रोग्राम में जायजा लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ैच साहब। उनसे पूछेंगे मुल्की सियासत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल, शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी, और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात जनाब फ़रख हबीब साहब। उनसे पूछेंगे कि PTI का अपना मंशूर किस हद तक एक बड़ा चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सुहेल वड़ैच साहब। सुहेल वड़ैच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी इलाज या महज ईद गुजारना, या इसके अलावा और भी कुछ है? मेरा ख्याल है इलाज तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है जहाँ सियासतदान होता है तो सियासत भी करता है, मुज़ाकरात भी करता है। नवाज शरीफ साहब से भी मुज़ाकरात करेंगे, और भी जो इंटरनेशनल बाकी फोर्सेज हैं उनके साथ भी जाहिर है उनका राब्ता होगा, तो ये तो सारा कुछ होगा। सुहेल वड़ैच साहब, शहबाज शरीफ साहब की हाई कोर्ट से उन्हें जाने की इजाजत मिलना, और एक रोज कबल ही बरतानवी सफीर से मिलना, और फिर ये खबरें सामने आना कि जब शहबाज शरीफ साहब वहां जाएंगे लंदन में कुछ बातचीत होगी सियासत की, और सियासत की बातचीत के बाद शहबाज शरीफ साहब किसी ग्रीन सिग्नल के साथ वापस आ सकते हैं। ये कहना तो अभी कबल अज वक्त है, लेकिन ये जाहिर है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत के कायल हैं। उनके हमें पता है फौज से भी राब्ते हैं, उनकी चीन के सफीर से तो वो कल मिले हैं, उनके इंटरनेशनल राब्ते हैं। मोहम्मद बिन सलमान से एक तरफ मुलाकात हो रही है,
दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है उनको बाहर जाने की इजाजत मिल रही है। तो इसमें टाइमिंग बज़ाहिर कुछ भी ना हो, लेकिन बहरहाल ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुहेल वड़ैच साहब, क्या आपको लगता यह है कि पंजाब में जो कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीली के लिए किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, ये मुलाकात जो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के माबैन होगी, पीडीएम के हवाले से जो कराची में NA 249 की वजह से इख्तलाफात बढ़े, ये मामलात भी फाइनलाइज होंगे इस मुलाकात में? मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये बात भी ज़ेरे बहस आएगी और असूली तौर पर ये हो जाने चाहिए हल। ये तो नहीं मुझे पता हल हो सकेंगे कि नहीं, लेकिन बहस जरूर होगी इन पर। पंजाब में कुछ तब्दीली की जो अफवाहें हैं उस पर काम हो रहा है सुहेल वड़ैच साहब? अभी तो नजर नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली जब भी मौजूदा हुकूमत के खात्मे की तरफ कोई कोशिश होगी उसका आगाज जरूर पंजाब से ही होगा। सुहेल वड़ैच साहब, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अगर हम PTI के ज़िमनी इंतखाबात की बात करें, एक के बाद दूसरा इंतखाब PTI हारती चली गई, फैक्टर आपको क्या नजर आता है? कैंडिडेट्स का चुनाव का मसला है, PTI की मकबूलियत में कमी वाकई हुई है, या मुस्लिम लीग नवाज अपने वोट बैंक को महफूज रखने में कामयाब हुई है? मेरा ख्याल है 2-3 वजूहात है। नंबर एक तो PTI ने बहुत कम तवज्जो दी है ज़िमनी इंतखाबात की तरफ। नंबर दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी जो है उसका इम्पैक्ट बहुत नीचे तक गया है। और तीसरी बात यह है कि नून का जो बयानिया है वो भी अभी पिट नहीं सका। तो ये 3 बड़ी रीजन है जिसकी वजह से PTI जो है उसको मुसलसल शिकस्त हो रही है। सुहेल वड़ैच साहब, अगर हम बात करें बयानिया की, अगर PMLN का बयानिया नहीं पिट सका और PML अपने बयानिए पर खड़ी है, शहबाज शरीफ साहब जिस मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है अपने इसी बयानिए पर कायम रहेगी जिसको मियां नवाज शरीफ कैरी कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो तजावीज़ हैं मुफाहमत की आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद की? देखिए, मज़ामत हो या मफाहमत, टारगेट तो जाहिर है दोबारा इक़्तिदार में आना है। तो इसलिए जब मज़ामत की ज़रूरत होगी नवाज शरीफ की मज़ामत यूज़ की जाएगी, और जब मफाहमत की ज़रूरत होगी मफाहमत यूज़ की जाएगी। मेरा ख्याल है दोनों पॉलिसियाँ यक वक्त चलेंगी। पीपल्स पार्टी और मियां नवाज शरीफ एक बात पे मुत्फिक दिखाई थे सुहेल वड़ैच साहब के, ये हुकूमत अपने ही वजन से गिरेगी। शहबाज शरीफ साहब शायद उससे पहले तब्दीली के जो है वो चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अभी तक उसी मौके पर कायम है कि ये हुकूमत अपने ही वजन के साथ गिर जाए? जी, अपने वजन के साथ खुद कोई नहीं गिरता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसको धक्का लगाना पड़ता है। ये जो ख्याल है कि खुद ब खुद गिर जाएंगे, इतना आसान नहीं है ये गिरना। कुछ इशारे सुहेल वड़ैच साहब ये भी आ रहे हैं कि हुकूमत को सपोर्ट करने वाली कुव्वतें भी समझती हैं कि ठीक है, अब अगर महंगाई पे कंट्रोल हुकूमत नहीं कर सकी, अगर अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं कर सकी, अवाम में अगर गैर मकबूल होती चली जा रही है, तो हुकूमत खुद इसका सामना करेगी अवाम के सामने जाके। आपको लगता है कि इस लिहाज से हुकूमत को सपोर्ट कम होने का इम्कान है? जी, ये ऐसे लगता है, आपकी बात दुरुस्त लगती है कि जिस तरह से पहले सपोर्ट थी, एक ब्लाइंड सपोर्ट, वो नहीं है अब बड़ी कॉशियस सपोर्ट है, किस चीज पे सपोर्ट करना है, किस पे खामोश रहना। इन हालात में सुहेल वड़ैच साहब आप तजिया क्या करेंगे PTI के लिए? अगले जो बाकिया उसकी मुद्दत है, इसमें PTI अपने आप को दोबारा रिवाइव करेगी या PTI के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी? मेरा ख्याल है कि PTI ने जितना बेहतर करना था कर लिया। अब मेरा ख्याल है इसी तरह उनकी हुकूमत अगर 5 साल मिले तब भी ऐसे ही चलेगी, 4 साल मिले तब भी ऐसे ही चलेगी। मुझे कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है कि उनकी हुकूमत को बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये वजारतों में तब्दीलियां भी कोई काम नहीं दिखा सकेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ैच साहब। उनके सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ैच साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो समझते हैं कि अगर वजारतें तब्दील भी की जा रही हैं और PTI की जो इस वक्त कारकर्दगी है उससे बेहतर करना PTI के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन PTI दूसरी जानब मुसलसल एक बात कह रही है कि हम अपने मंशूर पर अमल दरामद करेंगे, अब हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाएंगे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाहौर आए, लाहौर में आके गरीबों के लिए जो घर बनाए जाने हैं उस मनसूबे का इफ्तिताह भी किया और साथ ये भी कहा कि ये पहली हुकूमत है जिसकी तरजीह इस वक्त गरीब आदमी और गरीब आदमी को छत मुहैया करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 50 लाख घरों का वादा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है। ये 50 लाख घर कैसे पूरे होंगे? अब तक के जो जितने भी इफ्तिताह किए गए हैं
उनके मुताबिक अगर कैलकुलेट किया जाए तो पीटीआई बहुत दूर खड़ी दिखाई देती है। लेकिन क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे जनाब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात जनाब फारूक हबीब साहब। उनसे पूछेंगे कि क्या ये मनसूबे जिनका इफ्ताह किया जा रहा है ये बर वक्त पाए तकमील तक पहुँच पाएंगे या नहीं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलिकत जनाब फारूक हबीब साहब। फारूक हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा, मैं आपसे आज जानना चाह रहा था कि जो आप गरीबों के लिए घर बनाना चाह रहे हैं और जो आपके मंशूर का हिस्सा भी थे कि 50 लाख घर दिए जाएंगे, ये सफ़र कब तकमील को पहुंचेगा? लेकिन थोड़ी सी सियासत डिस्कस कर ले, क्यों आज एक बड़ा फैसला भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इसका मुस्लिम लीग नवाज की सियासत पर और आपकी सियासत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर? क्योंकि आज पीटीआई अदालती फैसलों पर तनकीद करती हुई दिखाई देती है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के साथ खड़ी थी, अदालतों के फैसलों के ऊपर मिठाइयाँ बांट रही थी और ये कह रही थी कि अदालतें अब आज़ाद और गैर जानबदार फैसले कर रही हैं। लेकिन जब कोई ऐसा फैसला आता है जिससे अपोजिशन को रिलीफ मिलता है, पीटीआई तनकीद शुरू कर देती है। नहीं, देखिए बात यह है कि अपोजिशन के रिलीफ का तो मामला ही नहीं है। मामला बड़ा साफ सुथरा सा मामला है कि 7 अरब रुपए का केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, जिसके अंदर वो टीटियाँ उनके अकाउंट्स में कहाँ से आई, किस तरह कंपनियाँ बनी, किस तरह फ्रंट मैनों के ज़रिए पैसे उनके ख़ानदान के अकाउंटों में जाते रहे। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज, तहमीना दुरानी को जो है वो फ्लैट्स लेके ख़रीद के लेके दिए गए जाते रहे। उसका कोई जो है वो खातर खा जवाब शहबाज शरीफ साहब तक जमा नहीं करवा सके। जो कहते थे कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, उनके ऊपर जो है वो टीटियों का अरबों रुपए का मामला है, उसके ऊपर तो कोई मामला नहीं हुआ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो देखने की हैं। वो ये है कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अपनी गारंटी दी, जिस गारंटी की बुनियाद पर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, 4 हफ्तों में इलाज करवा के मुल्क से वापस आना था। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज तक कोई इंजेक्शन भी नहीं लगवाया इलाज करवाने के लिए, और डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ गए, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आए। वही शहबाज शरीफ जिनसे ये पूछना चाहिए था कि भाई आपकी गारंटी का क्या हुआ, आप इस गारंटी या जमा करवा के गए थे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, उल्टा आज आप कह रहे हैं कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। इस पे जो 2 चीज़ें हैं, इस पे तो नैब को मैं समझता हूँ एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये है कि नैब ने अभी तक अपनी अपील फाइल नहीं की उनकी जमानत की कैंसिलेशन के हवाले से, दूसरा क्योंकि केस नैब का है, दूसरा ये है कि नैब इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कि इनका एक भाई पहले मुल्क से बाहर है, सजा याफ्ता है, वो वापस नहीं आ रहा, तो दूसरा भाई भी अगर चला जाएगा, जो नैब को मतलूब है 7 अरब की टीटीज के अंदर, तो नैब को तो चाहिए कि इनका नाम ईसीएल में डलवाए, और नैब ही रिक्वेस्ट करेगी हुकूमत को, जिसके ऊपर कैबिनेट फैसला करेगी नाम ईसीएल में डालना है। तो इस तरह अगर लोग बाहर जाते रहेंगे तो फिर तो वो लोग जो जेलों में जल सड़ रहे हैं उनका क्या कसूर है? इसका मतलब ये है कि ईसीएल जो है वो सिर्फ कमजोर के लिए, आम बंदे के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। फारूक हबीब साहब, नैब के ऊपर यही एतराज उठाती है इस वक्त की अपोजिशन भी। वो कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ मुकदमात हैं उनके अंदर कोई जान नहीं है, सारे मुकदमात टेलीविजन चैनल्स पर या शहजाद अकबर साहब की तरफ से दी गई जो हदायत के पर हैं, लेकिन हमारे खिलाफ ना कोई सबूत है, इसीलिए जाके अदालतों से हमें रिलीफ मिल जाता है। नहीं, मलिक साहब, सबूत बेशुमार मौजूद हैं। इश्यूज क्या हैं? इशू ये है कि अदालती कार्रवाई एक प्रोसेस के जरिए चलती है। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ टीटी केस के अंदर 100 से जायद गवाह हैं, अभी तक सिर्फ 12 गवाहों के ऊपर जुरा मुकम्मल हो चुकी है। अब आप देखें ये हमारे सिस्टम के इन बिल्ट डिलेज हैं उस सिस्टम के अंदर, जो उसका हिस्सा है। कभी अल्तवा ले ली जाती है, कभी जो है वकील पेश नहीं होता, और जब किसी एक गवाह के ऊपर जो जुरा होती है, आपको बताता चलूँ पनामा केस के अंदर जो वाजिद ज़िया जीआईटी के हेड थे, उनके ऊपर ख्वाजा हारिस ने 60 रोज जड़ा की थी, 60 रोज एक बंदे के ऊपर। तो आप अंदाजा करें कि ये एक एक गवाह के ऊपर कितने दिन लगा देते हैं। हफ्ते की 2 हफ्ते की तारीख पड़े, उसके बाद एक गवाह के ऊपर आप 10-10 तारीखें लगा दें पकड़ के, तो फिर फैसले कहाँ पर होंगे? यही तो वजह है कि हम कहते हैं कि वो केसेस जो बड़ी नौयत के हैं, जो इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के मेन मनसबों पे बैठ के, वजारत आला के ऊपर बैठ के जायदादें बनाते रहे हैं, आज उनके बच्चे कहाँ हैं? सलमान शहबाज मुल्क से बाहर हैं, सागडार मुल्क से बाहर हैं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जाने की तैयारी में बैठे हुए हैं, मरियम को भी छोटी सी सर्जरी करवानी है, उनको भी मुल्क से बाहर जाना है। तो इक़्तिदार में हो तो सब मुल्क के अंदर होते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इनको लंदन की
ठंडी हवाएं सताना शुरू कर देती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस सिस्टम का मजाक नहीं बनना चाहिए, मजाक लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी चीज है। फर्क साहब, बड़ी मदद के साथ मुल्क के तमाम माहिरीन कानून जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था उस वक्त ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को सुपरविजन नहीं करनी चाहिए। अगर एक मातहत अदालत है उसको इंडिपेंडेंट फैसला करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग अगर करना शुरू कर देगी तो उससे मुल्क के कानून का एक मजाक बनेगा। बड़ी तनकीद हुई उस वक्त मियां नवाज शरीफ के फैसले के हवाले से। तब पीटीआई इस अदालती निज़ाम को सपोर्ट करती थी, दुरुस्त समझती थी। लेकिन अगर उस वक्त गलत हो रहा था और आज भी ये चीजें चल रही हैं तो क्या पीटीआई भी इसमें जिम्मेदार नहीं है? देखिए, दो फर्क चीज़ें हैं। एक मामला है पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ की जायदादें सामने आई थी। उन जायदादों के हवाले से मलिक साहब आपके इल्म में भी है, जिसकी कोई जायदाद जो है उसके अपने पैसों की होती है, उसको पता होता है मेरा सोर्स क्या, और वो सोर्स बताने में भी गुरेज नहीं करता। मामला क्या है, वहाँ पर तो कतरी खत की कहानी चल पड़ी थी, अपना मजाक खुद इन्होंने बना लिया था, जाली ट्रस्ट डीड आ गई, कैलबरी फॉन्ट आ गया, इस किस्म की चीज़ें सामने आ गई थी। वो मॉनिटरिंग जज इस वजह से लगाए गए थे ताकि केस अपनी जो एक स्पीड है उस स्पीड के अंदर चलता रहे। उसमें भी 100 से ज़ायद हेयरिंग हुई, उसके बाद जो है वो फैसला आया था। लेकिन वो मॉनिटरिंग जज ने कोई फैसला करवाने के अंदर कोई हदायत जारी नहीं की थी, ना उन्होंने केस सुना था। वो जस्ट एक इस केस की मामले को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है ना। यहाँ तो शहबाज शरीफ जो है वो ज़मानत के ऊपर आए हैं। ज़मानत के ऊपर आने का मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल हैं, FIA ने किया हुआ है, FIA अलग से तहकीकात कर रहा है, वो केस अलहदा है। वो 25 अरब रुपए का टीटीओ का वो केस चल रहा है, जिसके अंदर किस तरीके से अप फ्रंट कंपनीज बनाई गई। रमज़ान शुगर मिल के जो पियन है, चाय पिलाने वाले लोग हैं, उनके नामों के ऊपर जाली फेक अकाउंट्स बना के टीटियाँ लगाई जाती हैं, और जो पैसा आपका करप्शन का पैसा था उसको घुमाकर अपने अकाउंट्स के अंदर लेकर आते थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा इनका वाइट कॉलर क्राइम है जिसको पकड़ा गया है। और मुझे ये बताएं कि इनके रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या इमरान खान है। इमरान खान अगर आज पीछे हट जाए, ये तो लुडियां डालनी शुरू कर दें, क्योंकि इनको खुली छूट मिल जाएगी। पहले खुली छूट मिली हुई थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी पर भी जाली अकाउंट्स के, पापड़ों वालों के, फलूदे वालों के मामलात हैं, इनके ऊपर चीनियों वालों के और पापड़ों वालों के मामलात हैं। तो दोनों के केसेस आइडेंटिकल हैं, वो तरीका वारदात भी एक है। लेकिन फर्क साहब, अगर रोकना हो, हुकूमत ने वाकई रोकना हो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से, ECL में नाम भी डाला जा सकता है, कैबिनेट से अभी मंजूरी भी ली जा सकती है, उनको फ्लाइट से जाने से रोका भी जा सकता है। महज ये कह देना कि हम कानूनी तरीकाकार इख्तियार करेंगे, ये रोकने वाली बात तो नहीं है। नहीं जी नहीं मलिक साहब, मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बात बताना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते कि इस निज़ाम का, इस सिस्टम का जो है वो मजाक बने। ये लोगों को पैगाम जाए, मैसेज आए कि ताकतवर के लिए एक कानून है और आम आदमी के लिए एक कानून है। हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, कानून सबको एक तरह से ट्रीट करे, और जो भी मुमकिन तरीक़ाकार है उसको रोकने के हवाले से वो हम इस्तेमाल करेंगे। और जब ECL में जो डालने का मामला है, ECL हुकूमत डायरेक्ट नहीं डाल सकती। ECL की रिक्वेस्ट जो है, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा, वो नैब ने करनी है, और कल को जवाबदेह भी नैब ने होना है। कल को जवाबदेह भी नैब ने होना है कि किस तरह एक मुलजम जिसके ऊपर वो केस लेके चल रहे हैं, रेफरेंस दायर हो चुका हुआ है, उसको बाहर जाने की, वो बाहर जा रहा है और नैब उसको रोकने के लिए जो है वो ECL की रिक्वेस्ट नहीं डाल रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि नैब को ये देखना पड़ेगा। नैब जो भी हुकूमत होगी, नैब तो उसी को लिखेगी ना। हुकूमत तो नैब की जो रिक्वेस्ट आएगी उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी। जैसे ही रिक्वेस्ट आ जाएगी, नैब समझती है, तो उसके ऊपर हुकूमत तो उसको देखकर उसके ऊपर एक्ट अपॉन करेगी, जिस तरह पहले करते रहे। आपको परवेज मुशर्रफ वाला मामला याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में ECL, सुन लें जी मलिक साहब, सुन लें जी प्लीज, जब परवेज मुशर्रफ का मामला था, आपको अच्छी तरह याद होगा, तो परवेज मुशर्रफ गए थे ECL हटवाने सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब में ECL में डालना और ECL से निकालना जो है वो वक्त की हुकूमत का इख्तियार है, वो फैसला हुकूमत करेगी। एक अदालत का फैसला वो भी था कि अदालत ने किसी को बाहर जाने के ऊपर हेल्प आउट नहीं किया था, किसी को कोई इस किस्म का रिलीफ नहीं दिया था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो केसेस हैं, इस किस्म के जो अक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का मामला है और वो 1 रुपया नहीं दे रहे, और इन्हीं के एक ब्रदर जज की तरफ से आप देखें, जस्टिस गुराल, बेशक उनकी जो जजमेंट इख्तलाफी आई वो सेट साइड हो गई, लेकिन उन्होंने जज तो हैं, उन्होंने फैक्ट्स तो बयान किए हैं कि 1990 में आपकी 25 लाख की आपके एहसासे थे, 1998 में 2 करोड़ हुए, आज 7 अरब हो गए, और उन 7 अरब का भी आपके पास कोई हिसाब नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अवाम तो ये सवाल पूछेगी, और हक बा जानिब है लोगों का ये सवाल पूछना
कि भाई फिर कानून हमारे लिए ही है या कानून इनके लिए भी कायम होगा। यही बात हम जब माफियाज की बात करते हैं, जब हम ट्राइकाज की बात करते हैं, तो वो ट्राइकाज और माफियाज इसी तरह ऑपरेट करते हैं। अपना फर्क साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप भी अदम एतमाद कर रहे हैं नैब के ऊपर, अपोजिशन भी अदम एतमाद कर रही है नैब के ऊपर, तो नैब के हवाले से कुछ पॉलिसी बदल रही है हुकूमत की? नहीं, देखें, हमारा कोई अदम एतमाद नहीं। हम ये कहते हैं कि जो जिस इदारे का जो मैंडेट है, जो जिस इदारे का इख्तियार है, वो उस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल भी करे, वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मसला ये है, मसला अदम एतमाद का नहीं है, मसला ये है कानून की अमलदारी का मामला है। और कानून की अमलदारी जो है वो इस मौका के ऊपर नज़र आनी चाहिए। जब इस किस्म के केसेस आते हैं तो इस किस्म के केसेस के अंदर मैं फिर समझता हूँ कि किसी किस्म की भी जो है वो कानूनी से कम नज़र नहीं आना चाहिए, किसी किस्म की भी मैं समझता हूँ कि कोई नरमी नज़र नहीं आनी चाहिए। बुनियादी चीज़ जो वो है। ठीक है, फरह हबीब साहब आते हैं आपके मंशूर की तरफ। 50 लाख घरों को देना है, गरीब आदमियों को, गरीब लोगों को देना ये घर। और लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए, उन्होंने संगे बुनियाद भी रखा रायवेंड रोड पर। लेकिन 50 लाख घर, सफ़र बड़ा तवील है। अभी चंद मनसूबों का इफ्ताह किया वज़ीर आज़म ने। क्या PTI की हुकूमत अपनी इस मुद्दत के अंदर, अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये 50 लाख घरों को देने का वादा पूरा कर पाएगी? मैं मलिक साहब पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इंतहाई अहम मामला जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके का है, जो कि किराएदारी के अंदर मकानों में रहता है, बेघर अफराद हैं, उनके लिए है, और ख़ास तौर के ऊपर लो इनकम ग्रुप के लिए। मैं आपके सामने एक फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो तबका जो कि एक अमीर तबका है, उनके लिए 52% घर जो हैं वो उनके लिए बनाए जाते हैं। और वो तबका जो कि इस मुल्क का 68% तबका है, जो कि लो इनकम ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए सिर्फ 1% घर बनाए जा रहे हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग, जिसका कल पेरी अर्बन मंसूबे का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म साहब ने रखा, जो पहले इस स्टार्टअप के तौर के ऊपर 39 तहसीलों में 41 मुकामात के ऊपर 10,000 जो घर हैं उनका आगाज़ किया गया है। और इंतहाई कम इंटरेस्ट रेट 3% के ऊपर 10,000 रुपया माहवार किस्त के ऊपर 10 साल की मुद्दत में आपने की पैसे अदा करने हैं, और वो घर आपको 1 साल में फराहम कर दिया जाएगा। FW NLC की ये जिम्मेदारी लगाई गई है। और ये वो जगह हैं जो कि हुकूमत पंजाब की जगहों पर कब्जे हुए थे। यहाँ भी कल जो रायवंड वाली जगह थी, इस पे फार्म हाउस बना हुआ था, लाखों एकड़ जगह वागजार करवाई गई है, पूरा सर्वे करवाया गया। और आपको पता है ये कोई आसान काम नहीं था, बैंक से इस तरफ नहीं आना चाहते थे, लोन नहीं देना चाहते थे, उनके लिए बड़ा आसान था, कमर्शियल लोन देते थे, उनके लोन भी प्रोटेक्टेड होते थे, कोई रिस्क नहीं होता था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने दिन रात मेहनत करके जो गरीब आदमी का अपना घर ख्वाब है उसको अमली जामा पहनाया, बैंकों को तैयार किया, मॉर्गेज मार्केट क्रिएट की, फोरक्लोजर लॉज के जो इश्यूज थे वो अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि उन्होंने वो रुकावट को ख़त्म किया। अब ये मामला चल पड़ा है। जो 50 लाख घरों वाला मामला है, यहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत इसको इनिशिएट कर रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है लो कास्ट के अंदर, कि जब वो बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी सोसाइटीज़ बना रहे हैं, उसमें एक पोर्शन लो कास्ट हाउसिंग के लिए भी साथ मुकर्रर करें। तो ये एक पहिया अब चल पड़ा है और बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और एक फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी तक बैंक्स को 60 अरब रुपए की स्कीमों के लिए अप्लाई किया जा चुका है, जिसमें से 20 अरब रुपए के कर्जे अप्रूव हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान की बैंकिंग तारीख के अंदर, कि कभी हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इतनी बड़ी तादाद के ऊपर जो है वो लोन्स फराहम किए जा रहे हों। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक साइलेंट रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और आप देखेंगे पूरी दुनिया में मॉर्गेज का निजाम है, और अब लोगों की छत भी अपनी होगी, जमीन भी अपनी होगी, और मलकियत भी अपनी होगी। और इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है, जो हर जुमेरात इसके ऊपर मीटिंग्स भी लेते रहे। जी, फरक हबीब साहब, 1 साल में घर बनाकर डिलीवर करना ये मुमकिन हो सकेगा? देखें, यकीनन मुमकिन हो सकेगा। और हमारा, मैं समझता हूं, FW और NLC की कैपेसिटी के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये G2G मंसूबे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसी वजह से उनको ये मंसूबा दिया गया है कि जो बिला वजह की ताख़ीर होती है उस ताख़ीर से भी बचा जा सके, काम की क्वालिटी भी हो, और इसी दौरान आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देना है। ना सिर्फ घर बनाने हैं, वहाँ पर कम्युनिटी लिविंग के लिए जो ज़रूरत है, पार्क्स की, स्कूलों की, सीवरेज की, पानी की, सड़कों की, इन तमाम सहूलियात को फराहम किया जाएगा। फिर मैं आपको ये कहूँगा
कि इसके अंदर अब एक बहुत बड़ा जो चंक है वो प्राइवेट सेक्टर का भी आ रहा है, उनको भी इनकरेज किया गया है, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पहले क्या होता था जी, कभी आशियाना बना दिया, कभी हुकूमत अपने तौर के ऊपर चंद सौ घर बनाने की कोशिश करती थी। हुकूमत के पास ये सरमाया नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके लिए मैं समझता हूं कि एक इंतहाई अहम कदम लिया कि पहले 1 लाख घर जो बनेंगे उसके ऊपर हुकूमत 3 लाख रुपया फी घर सब्सिडी देगी, उसका फायदा भी आम आदमी को होगा। तो मैं समझता हूं कि कम आमदन वाले तबके के लिए, जो दिहाड़ीदार तबका है, छोटा मोटा कारोबार करता है, या उसकी तनख्वाह जो है वो कम है लेकिन वो उसका घर बनाना उसकी ख्वाहिश है, 15-20 हज़ार रुपये किराए के मकान में रहता है, उसके लिए ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी आसानी हो गई। आप ये देखें कि वो जगह जो अगर बाहर आप लेने जाएं तो वो जगह का रेट होगा 4 लाख 5 लाख रुपए मरला, लेकिन हुकूमत ने जो कल रेट लगाया उसको 10,000 रुपये पर मरला, यानी 3.5 मरले मकान की जगह की जो कीमत है, लेकिन तरजीह क्या होगी, यानी लैंड की जो कीमत है वो 35,000 रुपए। फारूक साहब तरजीह क्या होगी, किसको पहले मिलेंगे? बिल्कुल, ये देखें तरजीह हमारी जो है उसके अंदर बड़ी वाज़े है कि उसके अंदर हमने जो हमारा कम आमदन वाला तबका है उसको शामिल करेंगे, जो बैंक्स को अप्लाई करेंगे, बैंक्स उनके केसेस को उनकी मुतलका एरियाज़ के अंदर जो है उनको प्रोसेस करेगा। और ऑलरेडी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है जिसको जनरल हैदर लीड कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। ये सारा सिस्टम डेवलप करने के अंदर वज़ीर आज़म की सरबराही में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। उनके पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, उसी डेटा के अंदर उनकी कुरंदाजी होगी, कुरंदाजी में जो खुश नसीब होंगे उनको मिल जाएगा। इसका ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, नादरा के ज़रिए ये अटैच्ड है और नादरा के ज़रिए इसको वेरीफाई भी किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी है, कोई पसंद नापसंद वाला मामला ही इसके अंदर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि यही इस मंसूबे की खूबसूरती है, यही इस मंसूबे की कामयाबी। और अभी आप देखें कि LDA ने 4,000 यानी 4,000 अपार्टमेंट्स का LDA का पिछले माह जो है वो इफ्तिताह हुआ है, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग भी उसकी हो गई। उसमें 2,000 सरकारी मुलाजमीन को दिए गए हैं जिनकी बैलेटिंग भी हो चुकी है, और 2,000 नया पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड लोग हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग के, उनको मिलेंगे। और इसी में आपको बताता चलूं कि हम सहाफ़ियों को भी अब इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। बल्कि कल हमने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से जो हमारे प्रेस क्लब के नुमाइंदगान हैं उनके साथ हमने कल एक वर्चुअल मीटिंग भी रखी हुई है, जिसको फेडरल मिनिस्टर हाउसिंग और मैं खुद जो है हम दोनों मिल के उसको जो है वो चेयर करेंगे। और उसमें हम सहाफ़ी जिनको अभी तक उनके पास घर नहीं है, जो पहली बार जिन्होंने बेनिफिट लेना है, जो पहले बेनिफिशरीज नहीं हैं, उनको भी हम अकोमोडेट करने जा रहे हैं। उनको हम लाहौर में भी अकोमोडेट करेंगे, इस्लामाबाद में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, और इस्लामाबाद रीजन और लाहौर रीजन के हम शामिल करेंगे सहाफ़ियों को भी, जिनकी मैं समझता हूँ खिदमात हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमने इसको एक चैलेंज के तौर के ऊपर लिया है, जिसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। फारूक साहब, ज़मीन के अलॉटमेंट के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ चीज़ें हैं ऐसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन ट्रांसफ़र होनी है, कहीं ऐसी मुश्किलात का सामना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से हुकूमत पंजाब की जो ज़मीन है, जो आपने कब्जे खाली करवाए हैं, उनको मुंतकिल करने के हवाले से? देखें, ये वो टाइटल्स हैं जो कि क्लियर टाइटल्स हैं, जिनके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, और इसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत के अंदर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की तरफ से हदायत थी, जो ऑपरेशन किया गया। आपके इल्म में है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है वो खाली करवाई गई हैं, और बड़े बड़े ताकतवर लोगों को हाथ डाला गया है। उनके ये जो चीखें माफिया की निकली हैं वो एवं नहीं निकली, क्योंकि ये सब बेनिफिशियल थे इस सिस्टम के, और उनसे ये जगह खाली करवाई गई हैं। और इन साइट्स की बाकायदा तौर के ऊपर एवेल्यूएशन करवाई गई है, इन साइट्स की कमर्शियल इन साइट्स की हाउसिंग के लिए वाइबिलिटी को भी चेक करवाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हाउसिंग के मंसूबे जो हैं वो शुरू किए गए हैं, चेक किया गया है लोग वहाँ पर जाकर रहना भी पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम जगह जो हैं वो वाइबल हैं, बाकायदा सर्वे के साथ शुरू किया जा रहा है, किसी किस्म की टाइटल का डिस्प्यूट नहीं है, और ये ज़मीन लोगों को ट्रांसफ़र भी होगी। और आप ये देखें ना कि जब आपको 14 लाख 15 लाख रुपए में लाहौर जैसे शहर के अंदर कहाँ आपको 3.5 लाख रुपए 3.5 मरले का घर मिलता है, वो भी कंस्ट्रक्शन शुदा, तामीर शुदा, इतने की तो लैंड नहीं मिलती। अब जो सूरत हाल है, मलिक साहब आपको तो ज़्यादा हमारे से इल्म है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वज़ीर आज़म साहब का इनिशिएटिव है, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, कम आमदन वाले तबके के लिए,
मार्जिनलाइज तबका, जो पिसा हुआ तबका था इस मुल्क के लिए, उनको उनका वजीर आजम मिल गया है, उनको उनकी बात करने वाला मिल गया है, उनका दर्द समझने वाला मिल गया है। पहले लोग ब्लैकमेल होते थे मालिक मकानों के जरिए कि भाई आप निकलें मकान से, हमारा खाली करें मकान, बाद औक़ात किराया नहीं होता था उनके पास, उनको जलीलो रस्वा किया जाता था। ये हमारे माशरे के अंदर एक लोगों को मसाइल जरूर दरपेश थे। तो ये कबाहत थी। मैं समझता हूं कि अब लोग इससे बाहर आ सकेंगे, और इन स्कीमों के अलावा भी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटेड स्कीमें, इनके अलावा भी अगर किसी के पास जमीन है, उसके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, वो बैंक्स के पास जा सकता है। इसी तरह जिसके पास जमीन और घर बनाने दोनों के लिए नहीं पैसे नहीं है, वो भी बैंक के पास जा सकता है, अपना केस प्रोसेस करवा सकता है और उसको पैसे मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लोगों के अंदर पैदा हुई है। और आपके इल्म में कि पहले भी जब आपको पता है कार फाइनेंसिंग हमारे मुल्क के अंदर आई थी, तो लोगों के पास हमारे गाड़ियां कहाँ इतनी आम थी, जिसके बाद बैंक फाइनेंस बीच में आया, आम हुई। तो पूरी दुनिया के अंदर ये फाइनेंसिंग का सिस्टम मौजूद है, जिसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। बैंक्स को हमने कायल किया है, और एक बैंक्स का अब मैं समझता हूं कि इस तरफ एक जो रोल ओवर है, एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है, जो मैं समझता हूं कि काफ़ी खुशाइंद है और मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक हबीब साहब जैसे बता रहे थे कि ये जो आम आदमी और गरीब आदमी के लिए घर है, इसको तरजीही बुनियादों पर इस वक्त पंजाब में मुकम्मल किया जा रहा है। ज़मीन अलाट की जा चुकी है, और जो ज़मीन कब्ज़ा ग्रुप्स के पास थी वो भी हुकूमत पंजाब ने खाली करवा कर ये मनसूबों का आगाज़ कर दिया, और 1 साल के अंदर अंदर ये घर मुकम्मल होंगे और लोगों को फराहम कर दिए जाएंगे, जबकि इसकी एक साथ जो है वो 10 साल में मुकम्मल होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।